जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आज आपके सामने फिर एक बार यूपी पुलिस के री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यूपी पुलिस का जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हूं। और बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम लोग यूपी पुलिस के री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीएस के कितने प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपके सामने है और आज का जो प्रैक्टिस सेट है तो बच्चों 13वां प्रैक्टिस सेट है। कौन सा बच्चों? तो हम लोग आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, चंद्रयान 3 को किस व्हीकल से भेजा था? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों PSLV C11, ऑप्शन सेकंड है बच्चों GSLV MK3, नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों PSLV C25 और नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों LVM3M4। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। कौन सा? ऑप्शन 4 LVM3M4। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो चंद्रयान है, चंद्रयान मिशन था बच्चों, चंद्रयान मिशन को 2023 में भेजा गया था। कब भेजा गया था? 2023 ईस्वी में चंद्रयान 3 मिशन को भेजा गया था। और किस व्हीकल के द्वारा? तो LVM3M4 के द्वारा भेजा गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो चंद्रयान 3 भेजा गया था, यह चौथा देश है। कौन सा? भारत चौथा देश है सफलता प्राप्त करने में। कहने का मतलब यह है कि भारत से पहले 3 देश और हैं जो चंद्रयान को सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा पर भेज चुके हैं। तो उसमें भारत का स्थान कौन सा है? चौथा। भारत से पहले बच्चों कौन कौन से थे? तो उसमें एक अमेरिका था। कौन सा था? एक अमेरिका था बच्चों, उसके अलावा रूस था और उसके अलावा बच्चों चीन था। क्लियर है? 3 देश थे जो भारत से पहले चंद्रमा पर अपना चंद्रयान भेज चुके थे। चौथा भारत था। लेकिन भारत एक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वो कौन सी दृष्टि से? भारत दक्षिणी ध्रुव पर भेजने वाला पहला देश था। दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजने वाला पहला देश भारत था। क्लियर है बच्चों? भेजने वाला पहला देश कौन था? भारत था। भेजने वाला पहला देश भारत था। क्लियर है बच्चों? समझ पा रहे हो? देश भारत था। मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी तक चंद्रमा पर केवल 4 देश अपना सफलतापूर्वक चंद्रयान भेज चुके हैं। लेकिन इसकी खासियत क्या है बच्चों? दक्षिणी ध्रुव पर किसी भी देश ने नहीं भेजा था, ना अमेरिका ने, ना रूस ने, ना चीन ने। क्लियर है? 3 देश ये पहले थे और चौथा देश अपना है भारत। भारत की खासियत क्या है कि भारत सफल तो हुआ ही हुआ, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाने में पहली बार सफलता अगर किसी ने प्राप्त की है तो वो भारत है। क्लियर है बच्चों? दूसरी बात क्या थी कि जहां पर हमारा चंद्रयान लैंड हुआ था, जहां पर हमारा चंद्रयान लैंड हुआ था बच्चों, उसका नाम, उस पॉइंट का नाम क्या था? उस पॉइंट का नाम था बच्चों शिव शक्ति। क्या था? उस पॉइंट का नाम था शिव शक्ति। क्लियर है बच्चों? क्या था? शिव शक्ति था। इससे पहले जो हमारे भारत के द्वारा चंद्रयान भेजा गया था 2019 में, तो वो विफल रहा था। हम कह सकते हैं वो विफल क्या, हार्ड लैंडिंग थी। वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं थी। कैसी लैंडिंग थी? हार्ड लैंडिंग थी। और उस समय उसे जो नाम दिया गया था उस समय के पॉइंट को, तो उस समय के पॉइंट को दिया गया था बच्चों तिरंगा। क्या दिया गया था? तिरंगा दिया गया था उस समय के पॉइंट को, तिरंगा। क्लियर है बच्चों? और इस समय क्या दिया गया था? शिव शक्ति। एक खासियत और बच्चों कि इसके साथ जो लैंडर था, लैंडर और रोवर था, जो लैंडर था उसका नाम बच्चों क्या था? लैंडर का नाम तो विक्रम था। क्या था? लैंडर का नाम विक्रम था बच्चों। और जो रोवर था, जो रोवर था बच्चों, रोवर का नाम था प्रज्ञान। क्या था? रोवर का नाम प्रज्ञान था। क्लियर है बच्चों? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं यह कहना चाह रहा हूं कि चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक भारत ने अपनी कक्षा में, मतलब चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया और वह दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाने वाला पहला देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी?
तो इसमें ऑप्शन है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है 9 दिसंबर 1940, सेकंड ऑप्शन है बच्चों 11 दिसंबर 1940, थर्ड ऑप्शन है 13 दिसंबर 1940 और ऑप्शन 4 है 26 नवंबर 1949। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। क्लियर है बच्चों? कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 को। और इस संविधान सभा की जो अध्यक्षता की थी वो इस संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे बच्चों वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन से थे बच्चों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर है बच्चों? और ये कैसे थे? अस्थायी थे। कैसे थे बच्चों? ये अस्थायी थे। क्लियर है बच्चों? अब अगर बात की जाए 11 दिसंबर 1940 को दूसरी बैठक होती है। कौन सी बैठक होती है? दूसरी बैठक होती है। और इसके जो अध्यक्ष थे बच्चों वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन से थे अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये स्थायी थे बच्चों। क्लियर है? ये कैसे थे? स्थायी थे। उसके अलावा अगर बात की जाए बच्चों तो 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। क्या लाया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। क्लियर है? और ये उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। क्या किया गया था? संविधान को अंगीकृत अधिनियमित व आत्मसमर्पित किया गया था। आत्मसमर्पित किया गया था। क्लियर बच्चों? 26 नवंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा संविधान कब अंगीकृत हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। हो सकता है वह पूछ ले कि अधिनियमित कब हुआ था और आत्मसमर्पित कब हुआ था। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मंगलौर से कन्याकुमारी के मध्य के तट को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों कोकण तट, ऑप्शन सेकंड है कोनार तट, ऑप्शन थर्ड है बच्चों मालाबार तट, ऑप्शन 4 है कोरोमंडल तट। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं कि ये मान लो कि यह दक्षिण भारत है या प्रायद्वीपीय भारत है। क्लियर है बच्चों? ये जो हिस्सा है ये गुजरात का हिस्सा है। कौन सा है? ये गुजरात है। यहां तक फिर यहां से महाराष्ट्र चालू हो जाता है बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि यहां तक, यहां महाराष्ट्र मान लो आप लोग, महाराष्ट्र तक जो ये तट है इस तट को कहा जाता है काठियावाड़ तट। कौन सा कहा जाता है? काठियावाड़ तट। क्लियर है बच्चों? अब यह महाराष्ट्र से और यहाँ गोवा है बच्चों। क्या है? यहाँ गोवा है। गोवा, इस तट को बच्चों कोकण तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कोकण तट के नाम से जाना जाता है। गोवा से बच्चों यहाँ मैंगलोर है। क्या है? यहाँ मैंगलोर है। गोवा से और जो मैंगलोर के मध्य का तट है बच्चों इसको कोनार तट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? किस नाम से? कोनार तट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ मैंगलोर से लेकर यहाँ कन्याकुमारी है। क्या है यहाँ पर बच्चों? कन्याकुमारी है। और यहाँ कन्याकुमारी तक, क्या? कन्याकुमारी तक का जो तट है बच्चों इसको मालाबार तट नाम से जाना जाता है। कौन सा तट? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। और कन्याकुमारी से यहाँ कृष्णा नदी है, यहाँ के तट को बच्चों कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। क्या? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें पूछा क्या गया है? मंगलौर से। कहां से? मंगलौर से कन्याकुमारी के मध्य के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है बच्चों मालाबार तट। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, श्रीनगर को गिलगित से कौन सा दर्रा जोड़ता है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों बुर्जिल दर्रा, ऑप्शन सेकंड है बच्चों जोजिला दर्रा, ऑप्शन थर्ड है बच्चों बनिहाल दर्रा और ऑप्शन 4 है बच्चों सिपकीला दर्रा।
तो इस क्वेश्चन का बच्चों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों, बुर्जिल दर्रा है जो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। क्लियर बच्चों? अगर जोजिला दर्रा की बात की जाए बच्चों, तो जोजिला दर्रा है वह किस किस को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा बच्चों श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। किसको? श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। क्लियर है बच्चों? किसको जोड़ता है? श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। बच्चों बनिहाल की बात की जाए तो यह श्रीनगर से कश्मीर को जोड़ता है। किसको? श्रीनगर से कश्मीर को जोड़ता है। क्लियर है बच्चों? किसको जोड़ता है? श्रीनगर से कश्मीर को जोड़ता है। और सिपकीला दर्रा की बात की जाए बच्चों तो यह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है बच्चों? तिब्बत से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश को या हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है। क्लियर है बच्चों? या शिमला, हिमाचल प्रदेश का हम लोग शिमला कह सकते हैं। यह शिमला को या शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लोकसभा में राज्य भर सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जो इस समय राज्यों में जो लोकसभा की सीटें दी गई हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 80 होती हैं लोकसभा की, तो ये जो सीटें हैं कब तक ऐसे ही बनी रहेंगी? क्लियर है बच्चों? 1971 की जब जनगणना हुई थी उसके आधार पर जिन सीटों का आवंटन जिस राज्य को हो गया था वो कब तक बनी रहेंगी। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों 2031 तक, ऑप्शन सेकंड है बच्चों 2028 तक, ऑप्शन थर्ड है 2029 तक और ऑप्शन 4 है 2026 तक। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है 2026 तक। कहने का मतलब यह है कि 1971 की जब जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार ही राज्यों को लोकसभा की सीटों का आवंटन किया गया था और उसमें यह फाइनल कर दिया गया था कि ये सीटें कब तक रहेंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों 2026 तक, जैसे उत्तर प्रदेश को 80 लोकसभा की सीटें मिली हुई हैं, ये 2026 तक ही रहेंगी। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन फर्स्ट है आपके सामने लोकसभा, ऑप्शन सेकंड है आपके सामने बच्चों विधानसभा, ऑप्शन थर्ड है आपके सामने राज्यसभा और ऑप्शन 4 है आपके सामने विधान परिषद। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। क्या? ऑप्शन थर्ड है। आप सब लोग जानते हो कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है बच्चों? या अध्यक्ष। राज्यसभा का सभापति या इसे आप अध्यक्ष भी कह सकते हो। तो कौन होता है? आप सब लोग जानते हो कि उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं उनकी खासियत यह होती है कि वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, जबकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है तो लोकसभा का ही सदस्य होता है। विधानसभा का अध्यक्ष होता है तो विधानसभा का सदस्य होता है और विधान परिषद का भी जो अध्यक्ष होता है वो विधान परिषद का सदस्य होता है। लेकिन राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन फर्स्ट है बाबर, ऑप्शन सेकंड है अकबर, ऑप्शन थर्ड है बहादुर शाह जफर और ऑप्शन 4 है बच्चों औरंगजेब। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। बहादुर शाह जफर जो थे वो अंतिम मुगल बादशाह थे। और मेरे प्यारे बच्चों जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। कौन थे मुगल बादशाह? बहादुर शाह जफर थे। और 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा पूर्णतः जब दबा दिया जाता है तो उसके बाद बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया जाता है। कहां पर? रंगून भेज दिया जाता है। रंगून जो बर्मा है, जब बर्मा हुआ करता था, जो आज का म्यांमार है। क्या है? आज का म्यांमार है। क्लियर है बच्चों? अंतिम मुगल बादशाह कौन से थे? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, मनुष्य
किस प्रकार का उपभोक्ता है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सेकंड है दूसरा उपभोक्ता, ऑप्शन थर्ड है तृतीय उपभोक्ता और ऑप्शन फोर है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं। क्या है? इसके दो आंसर हैं, क्योंकि मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता भी होता है बच्चों, और ऑप्शन सेकंड भी मनुष्य द्वितीयक उपभोक्ता भी होता है। प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं। प्राथमिक उपभोक्ता तो इसलिए होता है कि मनुष्य सीधे उत्पादकों को खा लेता है, मनुष्य सीधे उत्पादक को खा लेता है, सीधे उत्पादकों का भोजन कर लेता है या उत्पादकों को खा लेता है। कहने का मतलब यह है इसमें बच्चों कि जो उत्पादक होते हैं वो पेड़ पौधे होते हैं, सब्जी फल जो भी होते हैं वो प्राथमिक होते हैं। तो मनुष्य खा सकता है ना, मनुष्य भी खा सकता है और उनको बकरी भी ये सब खा सकते हैं। और द्वितीय उपभोक्ता में कौन आता है? जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खा ले, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा ले। तो मनुष्य आज के समय में प्राथमिक उपभोक्ताओं को भी खा लेता है, इसलिए द्वितीय उपभोक्ता भी कहलाता है। क्लियर है बच्चों? इस क्वेश्चन के ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड दोनों ही आंसर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्लियर है बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सेकंड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन थर्ड है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों, क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन फोर है इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन कौन सा है? फोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। क्लियर है बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके अध्यक्ष थे? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात की जाए तो उनकी बहुत फेमस समिति थी, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्लियर है बच्चों? किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और अगर बात की जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। किसके थे? संचालन समिति के अध्यक्ष थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए तो ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। किसके थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। क्लियर है बच्चों? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। क्लियर है? अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय, सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट बच्चों इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन सेकंड है अलीगढ़ विश्वविद्यालय और ऑप्शन थर्ड है लखनऊ विश्वविद्यालय और ऑप्शन फोर है बच्चों मेरठ विश्वविद्यालय। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्लियर है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इनमें। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की यदि बात की जाए तो इसकी स्थापना बच्चों 1887 में हुई थी। कब हुई थी? 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है? स्थापना 1887। बच्चों थोड़ा सा लाइट का इशू था, वो अचानक चली गई। और चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर इलाहाबाद विश्वविद्यालय था। मैं आपको बता चुका था कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय है 1887। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा गीत मौसमी गीत है? कहने का मतलब यह है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा गीत है जो मौसमी गीत है, मौसम में गाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों आला, ऑप्शन सेकंड है बच्चों कजरी, ऑप्शन थर्ड है बच्चों रसिया और ऑप्शन फोर है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है कजरी। कजरी को हम मौसमी गीत भी कहते हैं। यदि आला की बात की जाए बच्चों तो ये बुंदेलखंड में गाया जाता है। कहां पर? बुंदेलखंड में गाए जाने वाला मौसम, वो बुंदेलखंड में गाए जाने वाला गीत है। रसिया की बात की जाए तो बच्चों यह ब्रज भूमि में फेमस है। किसमें? ब्रज भूमि में फेमस है। क्लियर है बच्चों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है कजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन फर्स्ट है आपके सामने 7.3%,
ऑप्शन सेकंड है 8.2%, ऑप्शन थर्ड है बच्चों 10.2% और ऑप्शन 4 है बच्चों 17.5%। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना है 7.3% है, और इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा राज्य किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्लियर बच्चों? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है चौथे नंबर का। अब अगर बात की जाए तो इससे बड़े सबसे पहले राजस्थान है बच्चों, कौन सा है? राजस्थान है। फिर बच्चों एमपी है, मध्य प्रदेश है, कौन सा है? मध्य प्रदेश है बच्चों। और फिर महाराष्ट्र है, कौन सा है? फिर महाराष्ट्र है। और चौथे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश है। क्लियर है बच्चों? और जो उत्तर प्रदेश है वह टोटल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 7.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस भाग में है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों भाग फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड है भाग 10, ऑप्शन थर्ड है भाग 14 और ऑप्शन 4 है भाग 20। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है भाग 20। भाग 20 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। और मेरे प्यारे बच्चों भाग 20 का जो अनुच्छेद 368, कौन सा? आर्टिकल 368 या अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया बच्चों वो कहां से ली गई थी? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। कहां से? दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका से ली गई थी। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, डेथ वैली किस देश में स्थित है? डेथ वैली किस देश में स्थित है? ये करंट का भी क्वेश्चन है और आप लोगों का ज्योग्राफी से भी ये संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों अमेरिका, ऑप्शन सेकंड है ब्रिटेन, ऑप्शन थर्ड है बच्चों चीन और ऑप्शन 4 है बच्चों भारत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है अमेरिका। अमेरिका में ही डेथ वैली स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भ्रष्टाचार दिशा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन फर्स्ट है 85, ऑप्शन सेकंड है 93, ऑप्शन थर्ड है 133 और ऑप्शन 4 है 115। तो बच्चों मैं आपको बता दूं भ्रष्टाचार दिशा सूचकांक 2023 जो जारी हुआ है ये 2024 में हुआ है। कब हुआ है? 2024 में हुआ है। और ये लगभग फरवरी और मार्च में इसके आंकड़े आते हैं। क्लियर है? फरवरी और मार्च में आया है 2023 का। तो इस वर्ष जो भारत भ्रष्टाचार सूचकांक में अपना स्थान बना पाया है वो 93 नंबर पर है। कब है? 93 नंबर पर है। इससे पहले वाले में जो 2022 का था उसमें भारत 85वें नंबर पे था। 2022 वाला 2023 में आंकड़े जारी किए जाते हैं और 2023 के आंकड़े 2024 में जारी किए जाते हैं। क्लियर है बच्चों? तो भ्रष्टाचार दिशा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 93वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित आयोग है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों सरकारी आयोग, ऑप्शन सेकंड है पुंछी आयोग, ऑप्शन थर्ड है ये दोनों और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं सरकारी आयोग तो आप लोगों ने देखा हुआ, आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो सरकारी आयोग भी सरकारी का ये सरकारी आयोग है। कौन सा है? सरकारिया आयोग है बच्चों, सरकारिया आयोग है, सरकारी आयोग है। और बच्चों पुंछी आयोग, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकारी आयोग और पुंछी आयोग दोनों ही केंद्र राज्यों के संबंध के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? केंद्र राज्य के संबंध के बारे में दोनों ही आयोग बताते हैं। और यह क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में यह पूछा जाता है। क्लियर है बच्चों? बच्चों आपको यह क्लास यदि पसंद आ रही हो और आप इसमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या इसमें और संभावना है कि यहाँ जो भी बताया जा रहा है वह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से
बहुत इंपोर्टेंट बताया जा रहा है। और यहाँ से मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहेगी। और यह बात हम लोग जब एग्जाम हो जाएगा उस समय आपको हम बताएंगे, आपके सामने हम क्वेश्चन लेकर उपस्थित होंगे। तो क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? क्लियर है बच्चों। ऑप्शन फर्स्ट है 15, ऑप्शन सेकंड है 8, ऑप्शन थर्ड है 12 और ऑप्शन 4 है 10। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? 15 महिलाओं ने भाग लिया था। क्लियर है बच्चों। इसमें कुछ अगर इंपोर्टेंट नाम की बात की जाए तो जैसे सरोजनी नायडू थी, कौन सी थी? सरोजनी नायडू थी, आपकी सरोजनी नायडू थी। कमला चौधरी थी, कमला चौधरी थी। पूर्णिमा बनर्जी थी, कौन थी? पूर्णिमा बनर्जी थी, पूर्णिमा बनर्जी थी। उसके अलावा बच्चों आपको मैं बता दूं सुचेता कृपलानी थी, कौन सी थी? सुचेता कृपलानी थी। उसके अलावा अमृता कौर थी, स्वास्थ्य मंत्री भी थी पहली, अमृता कौर थी। उसके अलावा दक्षायनी वेलायुधन थी, बेगम एजाज रसूल थी, प्रथम मुस्लिम महिला थी, पूछी भी जाती है वो, बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। प्यारे बच्चों यह एकमात्र मुस्लिम महिला थी, एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिया था। और यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? इसमें यह पूछा गया है कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया था? ऑप्शन फर्स्ट है 1980, ऑप्शन सेकंड है 1986, ऑप्शन थर्ड है 1972 और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। क्लियर है, 1980। और अगर 1986 की बात की जाए तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, यह पर्यावरण वन अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम से संबंधित है। किससे? पर्यावरण अधिनियम से संबंधित है। और अगर 1972 की बात की जाए तो यह वन्य जीव से संबंधित है। किससे बच्चों? यह वन्य जीव अधिनियम से संबंधित है। और ये तीनों ही एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं। क्लियर है। कौन सा? वन संरक्षण अधिनियम 1980, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? इसमें यह पूछा गया है कि अनुच्छेद तो है हमारे संविधान में लेकिन आज तक इसका कभी उपयोग ही नहीं हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट है अनुच्छेद 60, ऑप्शन थर्ड है अनुच्छेद 352, ऑप्शन थर्ड है आर्टिकल 356 और ऑप्शन 4 है आर्टिकल 360। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है, अनुच्छेद 360 कभी आज तक लागू नहीं हुआ है। और अनुच्छेद 360 में बच्चों क्या है? वित्तीय आपात है। क्या इसमें? अनुच्छेद 360 जो है वह वित्तीय आपात से संबंधित है। किससे? वित्तीय आपात से संबंधित है। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि आज तक हमारे देश में कौन सा आपात कभी लागू नहीं हुआ है, तो आप टिक लगा देते हो वित्तीय आपात। और वो ऐसे भी पूछ सकता है कि आज तक हमारे देश में किस अनुच्छेद का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अनुच्छेद 360 का नहीं हुआ है। अनुच्छेद 60 की बात की जाए बच्चों तो ये राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। किससे? राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। और बच्चों अगर बात की जाए नेक्स्ट अनुच्छेद 352 की तो ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। किससे? राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। और अगर बात की जाए अनुच्छेद 356 की तो ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। किससे? राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है, अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल वो होती है बच्चों
जिनका उपयोग या जिनका उत्पादन जो किया जाता है वो मुख्यतः सेल करने के लिए या बेचने के लिए या व्यापार करने के लिए। ऐसी फसलें जिनका उत्पादन का उद्देश्य बेचना होता है उनको हम नकदी फसल कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों गन्ना, ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों गन्ना, ऑप्शन सेकंड है बच्चों आपके सामने कपास, ऑप्शन थर्ड है जूट और ऑप्शन फोर है गेहूं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि इसमें से ऐसी कौन सी फसल है जिसका उत्पादन मुख्यतः खाने के लिए किया जाता है, तो उसका ऑप्शन फोर राइट आंसर है, ऑप्शन फोर गेहूं। जबकि आप लोग देखोगे कि तीनों ही फसल, गन्ना का अधिक उत्पादन किस लिए किया जाता है, बेचने के लिए। इतने बड़े स्तर पर गन्ना कौन खा रहा है भाई, एक गन्ना खाने के बाद मसूड़े चल जाते हैं, दांतों में दर्द होने लगता है, तो कौन कितना खाएगा। कपास तो खाने का आपका तो कोई सिस्टम होता ही नहीं, कपास में से जो थोड़े इसके सीड्स होते हैं जिन्हें बिनौरे कहते हैं, तो उनको भैंस के लिए दिया जाता है, तो आपका तो कोई सीन ही नहीं रहा। जूट की बात की जाए बच्चों तो इसको भी आपको खाने का कोई मतलब नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर गेहूं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है पूसा सिंधु गंगा। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। ऑप्शन फर्स्ट है गेहूं की, ऑप्शन सेकंड है धान की, ऑप्शन थर्ड है कपास की और ऑप्शन फोर है चना की। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है गेहूं की। तो मैं आपको इसकी कुछ और प्रजाति बता दूं गेहूं की, जैसे पूसा सिंधु गंगा हो गई, एक होती है बच्चों श्रीराम, कौन सी होती है श्रीराम होती है, एक बच्चों गोल हाइब्रिड होती है, गोल हाइब्रिड होती है, गोल हाइब्रिड होती है बच्चों, एक होती है अजीत 109, अजीत 109 होती है बच्चों, एक अजीत 102 होती है, एक 354 होती है बच्चों, बहुत सारी वेराइटी होती हैं। क्लियर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा था, ऑप्शन फर्स्ट गेहूं की फसल है पूसा सिंधु गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों तवांग मठ किस राज्य में स्थित है। तवांग मठ किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सेकंड है सिक्किम, ऑप्शन थर्ड है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन फोर है हिमाचल प्रदेश। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ है बच्चों। सिक्किम का एक बहुत फेमस मठ है रूपटेक मठ। क्या है, रूपटेक मठ। बहुत पूछा जाता है कि कहां पर है, ये सिक्किम में है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए बच्चों तो हेमिस है, कौन सा, हेमिस मठ है, हेमिस मठ है। और बच्चों हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो इसमें एक तो सासवर मठ है, कौन सा है, सासवर मठ है, एक नामग्याल मठ है, बहुत सारे हैं, तीन है इसमें। तो लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों 5.5 घंटे, ऑप्शन सेकंड है 4.5 घंटे, ऑप्शन थर्ड है 6 घंटे और ऑप्शन फोर है 4 घंटे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। क्या है, 5.5 घंटे हमारा जो भारत का मानक समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बौद्ध धर्म हीनयान व महायान शाखा में किस बौद्ध संगति में विभाजित हुआ था। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है बौद्ध धर्म हीनयान व महायान शाखा में कब विभाजित हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट है प्रथम बौद्ध संगति, ऑप्शन सेकंड है द्वितीय बौद्ध संगति, ऑप्शन थर्ड है तृतीय बौद्ध संगति और ऑप्शन फोर है चतुर्थ बौद्ध संगति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर है चतुर्थ बौद्ध संगति। क्लियर है बच्चों। चतुर्थ बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म हीनयान व महायान शाखाओं में विभाजित हो गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि चतुर्थ बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था, इसका जो आयोजन स्थल था वह था कश्मीर के कुंडलवन में। कहा था, कश्मीर के कुंडलवन में। क्लियर है बच्चों, कश्मीर के कुंडलवन में। अगर बात की जाए बच्चों कुंडलवन में था। अगर बात की जाए उस समय शासक कौन था बच्चों, शासक की बात की जाए बच्चों
तो उस समय कनिष्क था। कौन था उस समय? कनिष्क शासक था। और अगर बच्चों बात की जाए तो इसका जो समय था वो प्रथम शताब्दी थी। कौन सा समय था? प्रथम शताब्दी, या हम लोग कह सकते हैं लगभग 102 ईस्वी का समय था। उसके अलावा इस समिति का जो अध्यक्ष था वो वसुमित्र था। कौन था? वसुमित्र था बच्चों। और जो उपाध्यक्ष था वो अश्वघोष था। क्लियर है? कौन था? अश्वघोष था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, कामाघाटू क्या था? कामाघाटू क्या था? ऑप्शन फर्स्ट है हवाई अड्डा, ऑप्शन सेकंड है रेलवे स्टेशन, ऑप्शन थर्ड है पानी का जहाज, और ऑप्शन 4 है क्रांतिकारी का नाम। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है पानी का जहाज। कामाघाटू क्या था? पानी का जहाज था। और कामाघाटू जो जहाज था इसको हम कामाघाटू प्रकरण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कामाघाटू प्रकरण। हुआ क्या था बच्चों कि ये 1914 की घटना है। कब की घटना है? 1914 की घटना है। और इस जहाज को, पानी के जहाज को एक गुरुदत्त सिख था, इसने इसको किराए पर लिया था। और इस पर किराए पर इसलिए लिया था इसे कि यह क्रांतिकारियों को कनाडा ले जाना चाहता था। लेकिन उसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। 1914 से 1918 तक यदि आपको संज्ञान में है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से प्रारंभ हो गया था? 1914 से। इस कारण सभी देशों ने अपने यहाँ पर आने, जो लोग आ रहे थे दूसरे देशों से, उन पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कारण यह जहाज कनाडा की सीमा तक नहीं पहुंच पाया था। फिर इसे वापस आया, वो बाद की घटना। लेकिन कामाघाटू क्या था? एक पानी का जहाज था। यह घटना कब की थी? 1914 की थी। और इसे गुरुदत्त नामक सिख ने किराए पर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे पहले भारत आने वाली शक्ति थी। ऑप्शन फर्स्ट है पुर्तगाली, ऑप्शन सेकंड है डच, ऑप्शन थर्ड है अंग्रेज, और ऑप्शन 4 है फ्रांसीसी। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। क्या है? पुर्तगाली थे। वो सबसे पहले भारत आए थे 1498 ईस्वी में। यह बात की जाए बच्चों तो डच और अंग्रेजों में कंफ्यूजन रहता है। क्या कंफ्यूजन रहता है? देखो, पुर्तगाली की स्थापना तो 1498 ईस्वी में हुई। ये कंपनियों की स्थापना को लेकर, ये कंपनी की स्थापना है, स्थापना का समय है, और ये भारत आने का समय। क्या है? भारत आने का समय, या भारत में फैक्ट्री स्थापित करने का समय। भारत आने का समय या भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने का समय। पहली फैक्ट्री स्थापित करने का समय। अब देखो बच्चों क्या था, 1498 में आए, लेकिन पहली फैक्ट्री की बात की जाए तो 1503 में स्थापित होती है। कब होती है? 1503 में होती है कोचीन में। जबकि पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498 में हो गई, और भारत ये 1503 में पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। डचों की बात की जाए तो डचों की स्थापना तो होती है 1602 में। कब होती है? 1602 में। लेकिन भारत में इनकी पहली फैक्ट्री 1505 में लग जाती है। कब लग जाती है? 1505 में मछलीपट्टनम में इनकी पहली फैक्ट्री लग जाती है। अंग्रेजों की बात की जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 1600 में हो गई, लेकिन इनकी जो पहली कंपनी थी 1613 में स्थापित होती है सूरत में। कहां पर? सूरत में। इनकी होती है मछलीपट्टनम में। कहां पर? मछलीपट्टनम में होती है। और ये कोचीन में होती है। कहां पर? कोचीन में होती है। और फ्रांसीसी की बात की जाए तो इनकी स्थापना तो 1664 में होती है, लेकिन कंपनी की स्थापना भारत में 1668 में होती है, और वो भी कहां होती है? सूरत में। तो याद रखना, दो ऐसी यूरोपियन शक्ति थी जिनकी स्थापना सूरत में होती है। क्लियर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी? ऑप्शन फर्स्ट है
लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सेकंड है हॉल्ट मैकेंजी, ऑप्शन थर्ड है कर्नल रीड और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही 1793 में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। क्लियर बच्चों, कहां पर शुरुआत की थी? 1793 में। और जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जहां पर दीवानी मिली थी उसी एरिया में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। हॉल्ट मैकेंजी की यदि बात की जाए तो हॉल्ट मैकेंजी जो थे यह रैयतवाड़ी व्यवस्था के संस्थापक थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था, हॉल्ट मैकेंजी ने किसकी व्यवस्था की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना की थी। और हॉल्ट मैकेंजी, एक मिनट, जो हॉल्ट मैकेंजी हैं इन्होंने महालवाड़ व्यवस्था, कौन सी? महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। क्लियर है। और कर्नल रीड ने अगर बात की जाए तो रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्लियर बच्चों, कौन सी व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भूमध्य सागर का द्वार किसे कहते हैं? भूमध्य सागर का द्वार या भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? क्लियर है बच्चों। ऑप्शन फर्स्ट है जिब्राल्टर जल संधि, ऑप्शन सेकंड है सुएज नहर, ऑप्शन थर्ड है मैक्सिको की खाड़ी और ऑप्शन 4 है युकाटन जल संधि। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है जिब्राल्टर की संधि। जिब्राल्टर की संधि को ही भूमध्य सागर का द्वार या भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। और जो जिब्राल्टर संधि है बच्चों, यह अटलांटिक सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। क्या जोड़ती है? अटलांटिक सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अटलांटिक सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और इसकी खास बात क्या है कि अटलांटिक सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में प्रवेश करना चाहता है तो जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा ही प्रवेश कर सकता है। इसीलिए ही इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है या भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन फर्स्ट है 8 राज्यों से होकर, ऑप्शन सेकंड है 6 राज्यों से होकर, ऑप्शन थर्ड है 5 राज्यों से होकर, ऑप्शन 4 है 7 राज्यों से होकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो कौन कौन से हैं? शुरुआत की जाए तो इधर हम वेस्ट टू ईस्ट करते हैं प्रारंभ। तो सबसे पहले नंबर गुजरात। कौन सा? सबसे पहले नंबर पर गुजरात। गुजरात के बाद बच्चों ये थोड़ी सी राजस्थान में प्रवेश करती है। कहां पर? राजस्थान में प्रवेश करती है थोड़ा सा। फिर बच्चों ये मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद अगर बच्चों बात की जाए तो यह छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। कहां पर? छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। और फिर अगर बच्चों बात की जाए तो ये झारखंड में प्रवेश करती है। कहां पर? झारखंड में प्रवेश करती है। इसके बाद फिर ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। किसमें? पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। और फिर बच्चों इसके बाद अगर बात की जाए तो यह त्रिपुरा में प्रवेश करती है। किसमें? त्रिपुरा में प्रवेश करती है। और अंतिम राज्य है भारत का मिजोरम, यह इसमें प्रवेश करती है। क्लियर बच्चों, ये क्रम है वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर बच्चों, वेस्ट टू ईस्ट क्रम है। कहने का मतलब यह है कि पश्चिम से पूर्व की ओर यह क्रम है। 8 राज्यों से होकर गुजरते। और कौन कौन से 8 राज्य हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं। बच्चों आपको यह क्लास यदि पसंद आ रही है तो इसे शेयर करें और कमेंट करें। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रोटीन का संश्लेषण करता किसको कहा जाता है? कहने का मतलब यह कि प्रोटीन का संश्लेषण करता किसको कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है राइबोसोम, ऑप्शन सेकंड है लाइसोसोम, ऑप्शन थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन 4 है गोल्जी कॉइल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। कौन सा है? राइबोसोम। मेरे बच्चों राइबोसोम की खोज की यदि बात की जाए तो 1955 में, कब? 1955 में पेलोड साहब ने की थी। किसने?
पेलोड साहब ने 1955 में राइबोसोम की खोज की थी और राइबोसोम को ही प्रोटीन का संश्लेषणकर्ता कहा जाता है। या लाइसोसोम की बात की जाए तो इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं किसको? लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्लियर है बच्चों? किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। यदि अगर बात की जाए माइटोकॉन्ड्रिया को तो इसे कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा केंद्र या ऊर्जागृह कहते हैं। क्लियर है बच्चों? गोल्जी कॉइल की बात की जाए तो यह कोशिका का यातायात प्रबंधक होता है। क्या होता है? कोशिका का यातायात प्रबंधक होता है। कोशिका का क्या होता है? यातायात प्रबंधक होता है। कोशिका एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसको मैनेज गोल्जी कॉइल करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सेकंड है हापुड़, ऑप्शन थर्ड है बलिया और ऑप्शन 4 है सोनभद्र। तो मेरे बच्चों आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। क्या है? हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है जबकि लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। क्या है? लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। क्लियर है बच्चों? अगर बात की जाए बलिया तो यह उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला बलिया है। पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। और अगर बात की जाए सोनभद्र की तो यह उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। सबसे दक्षिणी जिला है। क्लियर है बच्चों? सबसे दक्षिणी जिला है। और सोनभद्र ही एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो 4 राज्य कौन कौन से हैं। क्लियर बच्चों? सोनभद्र की जो सीमा है 4 राज्यों से लगती है और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है उत्तल लेंस, ऑप्शन सेकंड है अवतल लेंस, ऑप्शन थर्ड है द्विफोकस लेंस और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। क्या है? ऑप्शन सेकंड है अवतल लेंस ही निकट दृष्टि दोष के निवारण में इसका प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस की बात की जाए तो जो निकट दृष्टि दोष है इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें पास की वस्तु, किसकी? पास की या निकट की वस्तु तो दिखती है। पास या निकट की वस्तु तो दिखती है। निकट की वस्तु तो दिखती है लेकिन दूर की नहीं। दिखती है लेकिन दूर की नहीं। क्लियर बच्चों? लेकिन दूर की नहीं, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? जो प्रतिबिंब होता है, क्या? जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना से पहले बन जाता है। प्रतिबिंब रेटिना के आगे कह सकते हो कि आगे या पहले बन जाता है, कि आगे या पहले बन जाता है। क्लियर बच्चों? पहले बन जाता है। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चीनी की प्रथम मिल की स्थापना कहां की गई थी? चीनी की प्रथम मिल की स्थापना कहां की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट है आगरा, ऑप्शन सेकंड है मेरठ, ऑप्शन थर्ड है देवरिया और ऑप्शन 4 है शामली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। क्या है? देवरिया में पहली चीनी मिल की स्थापना की गई थी और वो कब की गई थी? 1903 ईस्वी में। कब की गई थी? 1903 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पोलो या चौगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हो गई थी? खेलते समय किस शासक की मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सेकंड इल्तुतमिश, ऑप्शन थर्ड बलबन और ऑप्शन 4 क्यूमर्स।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा शासक था, दिल्ली सल्तनत का यह संस्थापक भी था और इसकी मृत्यु चोगन या पोलो खेलते समय हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई। क्लियर है, मृत्यु कब हो गई? 1210 ईस्वी में। उसके अलावा यह दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। क्या था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। उसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श, कुरान खां, द्वितीय हातिम जैसे नामों से जाना जाता था। बच्चों, द्वितीय हातिम, लाख बख्श का मतलब यह है कि लाखों का दान करता था। कुरान खां का मतलब यह है कि दिन में कुरान का कई बार पाठ करता था। और द्वितीय हातिम का मतलब यह है कि बड़ा ही दानशील व्यक्ति था। उसके अलावा अगर बात की जाए बच्चों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण भी प्रारंभ कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण भी प्रारंभ कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था। क्लियर है, प्रारंभ कराया था, पूर्ण नहीं कराया। पूर्ण तो इल्तुतमिश कराएगा। क्लियर है। और उसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। क्या थी? लाहौर थी। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, म्यांमार देश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? नहीं लगती है। ऑप्शन फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सेकंड है नागालैंड, ऑप्शन थर्ड है मणिपुर और ऑप्शन 4 है मेघालय। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये म्यांमार है। ये क्या है? म्यांमार है। यहां पर सबसे पहले तो अपना अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरा है नागालैंड। दूसरा कौन सा है? नागालैंड। क्लियर है। और तीसरा है मणिपुर। तीसरा कौन सा है? मणिपुर है। और चौथा यहां पर जो बात की जाती है वो आपका मिजोरम है। कौन सा है? मिजोरम है। इन 4 राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है। कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है, मेघालय की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। क्लियर बच्चों। ये क्लास यदि आपको पसंद आ रही है तो इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो सके, और इस पर कमेंट करें। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा में संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? ऑप्शन फर्स्ट है 2002 से, ऑप्शन सेकंड है 2004 से, ऑप्शन थर्ड है 2008 से और ऑप्शन 4 है 2010 से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है 2010 से। शिक्षा में जो संशोधन किया गया था ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम कब किया गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। क्लियर है। और ये अधिनियम कब था? 2002 में। क्लियर है, 2002 में। लेकिन ये लागू कब हुआ? 2010 में। कब हुआ था? 2010 में। संशोधन कब लाया गया? 2002 में। और लागू हुआ 2010 में। क्लियर है बच्चों। आपको यह क्लास पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।